नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की जो बुक है उसकी हम आर्थिक अवधारणाएं तथा शब्दावलियों की वीडियो लेकर चल रहे हैं। एक सीरीज बनाएंगे दोस्तों। उस सीरीज का ये पहला पार्ट है दोस्तों। इसमें 5 अवधारणाएं होंगी, उन्हें हम स्पष्ट करेंगे बहुत सरल भाषा में दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे चैनल से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं अपनी इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज का हमारा पार्ट फर्स्ट है और इसकी जो पहली शब्दावली है एक्टिविटी रेट, यानी कि भागीदारी दर। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है। दोस्तों, भारत में कार्यशील आबादी की उम्र 15 से 59 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, और तो पूरी जनसंख्या का जो 15 से 59 वर्ष की आबादी है वो हमारे यहाँ 49.80% है। ठीक है, 2008 का ये डाटा है, सॉरी 18 का ये डाटा है दोस्तों। यानी कि हमारे यहाँ लगभग 50% लोग 15 से 59 वर्ष के हैं। ठीक है, 15 से 59 वर्ष के हैं जो लगातार इकोनॉमिक क्रियाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे ही हम एक्टिविटी रेट कहते हैं। देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो लगातार आर्थिक क्रियाएं करता है। ठीक है, ये 15 से 59 वर्ष के लोग लगातार आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं तथा उत्पादन कर रहे हैं, उसे ही एक्टिविटी रेट बोला जाता है। ठीक है, हर देश में ये अलग अलग होता है। जैसे भारत में कार्यशील आबादी 15 से 59 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, और वहीं अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो ये कार्यशील आबादी 15 से 64 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, 15 से 64 वर्ष मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है एक्टिविटी रेट आपके लिए समझ में आया होगा दोस्तों। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ, वो है एमोटाइजेशन। ठीक है, एमोटाइजेशन क्या होता है दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं। इसके लिए मैं उदाहरण से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर है राम, यहाँ पर राम मान लो। ठीक है, और यहाँ पर श्याम। ठीक है, राम जो था श्याम के पास रुपए लेने गया और श्याम ने इसके लिए 1 लाख रुपए दे दिए 1 साल के लिए। ठीक है, 1 लाख रुपए दे दिए, कहा 1 साल में वापस कर देना। ठीक है, 1 साल में 10 महीने में, मान लो कि 10 महीने में वापस कर देना। ठीक है, तो राम क्या करेगा, राम इसके लिए प्रति महीने 10,000 रुपये प्लस ब्याज देगा। ठीक है, 10,000 रुपये प्लस ब्याज वापस करेगा किस्तों में। ठीक है, तो किसी भी ऋण लेने वाले द्वारा जब ऋण दाता के लिए किस्तों में ब्याज की और किस्तों की अदायगी की जाती है तो उसे एमोटाइजेशन कहते हैं। यानी कि अपने ऋण को तुम अगर किस्तों में चुका रहे हो तो उसके लिए एमोटाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, अगर किस्तों में किसी भी ऋण को तुम चुका रहे हो तो उसे एमोटाइजेशन बोलेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे यहाँ राम था। ठीक है, राम श्याम श्याम से राम ने 1 लाख रुपए उधार लिए। ठीक है, और 10 महीने के लिए। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए, और वो 10,000 रुपये करके प्रत्येक महीना उसकी चुकता कर रहा है, तो इसे हम एमोटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपके लिए ये समझ में आएगा होगा। तो हम चलते हैं अब तीसरी जो हमारी अवधारणा है और शब्दावली है, कृषि श्रमिक। तो जो कृषि श्रमिक है उसे भी हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर ये एक खेत है राम का। ठीक है, राम का ये खेत है, राम का खेत है। ठीक है, और एक मजदूर है यहाँ पर श्याम। ठीक है, श्याम मजदूर है। तो राम के खेत पर श्याम काम करने जाता है। ठीक है, राम के खेत पर श्याम काम करने जाता है। जमीन किसकी है, राम की। हर चीज़ जो हर वस्तु होगी, हर उपकरण होगा वो राम का होगा। श्याम केवल काम करने जाएगा। ठीक है, श्याम का इस जमीन से कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई परिसंपत्ति नहीं, तो उसे केवल मजदूरी मिलेगी। ठीक है, काम करने के 200 या 250 रुपये पर डे के मिलेंगे। तो ऐसे मजदूरों को ही कृषि श्रमिक कहा जाता है। उनका जमीन से कोई मतलब नहीं होता, वो केवल मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी करके अपना मेहनताना प्राप्त करते हैं और वापस आ जाते हैं। ऐसे लोगों को कृषि श्रमिक कहा जाता है। दोस्तों, एक बात ये बिल्कुल ध्यान रखना, जैसे ये व्यक्ति, ठीक है, ये खेत है, खेत में राम श्याम 6 भाई हैं। ठीक है, 6 भाई, तो अगर 6 भाई ये खेत में काम कर रहे हैं तो इनके लिए कृषि श्रमिक नहीं बोला जाता है। ठीक है, इनके लिए कृषि श्रमिक नहीं गिना जाएगा, क्योंकि इनका मालिकाना हक है भूमि पर। अगर इनका मालिकाना हक नहीं होता भूमि पर तो इन्हें कृषि श्रमिक गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा आपके लिए दोस्तों कृषि श्रमिक क्या होता है। ठीक है,
कृषि ऋण में क्या होता है। अगर आपको और कोई दिक्कत आती तो कमेंट में बता देना, मैं आपको और सहायता करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट अवधारणा की तरफ। तो नेक्स्ट अवधारणा है विवाचन, ठीक है, आर्बिट्रेज, ठीक है, आर्बिट्रेज। तो विवाचन को भी दोस्तों हम एक उदाहरण के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं एक ये दिल्ली की मार्केट है, ठीक है, और ये बम्बई की मार्केट है, ठीक है, दिल्ली और बम्बई की मार्केट है। तो अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर अगर आलू के रेट देखा जाए तो 2000 रुपये कुंटल है, ठीक है, 2000 रुपये कुंटल है, और दिल्ली वाली है, ठीक है। और यहाँ बम्बई की मार्केट की बात करें तो यहाँ आलू का मूल्य 3000 रुपये प्रति कुंटल है, 3000 रुपये प्रति कुंटल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं तो वो दिल्ली के मार्केट से चीज़ों को खरीद कर, यानी कि ये एक ही समय में होता है, एक ही दिन एक ही समय पर दिल्ली में 2000 रुपये है और चेन्नई बम्बई में 3000 रुपये है। तो क्या होगा, यहाँ वाला व्यक्ति इसके लिए खरीद के यहाँ के लिए बेच देगा, ठीक है, 3000 रुपये में बेच देगा। इसे ही हम विवाचन, आर्बिट्रेज बोला जाता है, ठीक है, इसे ही हम विवाचन बोलते हैं। ये वैश्विक स्तर पर खूब चर्चित रहता है, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूँ, ये दिल्ली की मार्केट है, यहाँ आलू का रेट 2000 रुपये किलो है, और यहाँ पर बम्बई की मार्केट है, यहाँ 3000 रुपये किलो है, ठीक है। तो यहाँ का जो व्यापारी होगा वो इस 2000 रुपये के रेट से यहाँ खरीद कर तुरंत इसे 3000 रुपये के रेट में बेच देगा, ठीक है, और इसे ही आर्बिट्रेज या विवाचन बोला जाता है। उम्मीद है आपके लिए बहुत सरलता से चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों, ठीक है। अगर और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी मैं और चीज़ें स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट शब्दावली दोस्तों परिसंपत्ति, असेट, असेट, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति अथवा कंपनी के पास कोई भी ऐसी मौजूदा चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई मौद्रिक मूल्य, यानी कि किसी व्यक्ति या संस्था या कंपनी के पास कोई भी ऐसी वस्तु या चीज़ हो जिसका कोई मौद्रिक मूल्य हो, उसे हम परिसंपत्ति बोलते हैं। इसमें हमारा कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कार हो सकती है, टीवी हो सकती है, बॉन्ड हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, ठीक है, शेयर हो सकता है, ठीक है। और परिसंपत्ति 3 प्रकार की मानी जाती है, ठीक है, 3 प्रकार की परिसंपत्ति मानी जाती है। पहले एक बार परिसंपत्ति फिर समझ लें। परिसंपत्ति होता क्या है दोस्तों, किसी वस्तु का मौद्रिक मूल्य ही किसी व्यक्ति की परिसंपत्ति कहलाता है। किसी व्यक्ति या फर्म की किसी वस्तु का मौद्रिक मूल्य ही उस व्यक्ति की वो परिसंपत्ति कहलाता है, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहले होती है मूर्त परिसंपत्ति, टेंजिबल असेट, और सेकंड होता है इंटेंजिबल असेट यानी कि अमूर्त परिसंपत्ति, ठीक है। और तीसरी होती है वित्तीय परिसंपत्तियां यानी कि फाइनेंशियल असेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मूर्त परिसंपत्तियां क्या होती हैं, ठीक है। मूर्त का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को हम टच कर सकें, जिसे हम देख सकें, तो उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त परिसंपत्ति। तो इनमें क्या क्या हो सकता है, जैसे जैसे भूमि हो गया, ठीक है, भूमि भी परिसंपत्ति है ना, इसका भी एक रेट होता है, इसकी एक मौद्रिक वैल्यू होती है, ठीक है। भवन हो गया आपका, भवन हो गया, ठीक है, भूमि, भवन, मशीनरी, कार, टीवी, रेडियो यानी मोबाइल हो गया आपका, लैपटॉप हो गया आपका, ये क्या हो गया, सब मूर्त परिसंपत्ति हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है अमूर्त परिसंपत्ति, ठीक है, अमूर्त परिसंपत्ति, ठीक है। इन परिसंपत्तियों का भौतिक अस्तित्व नहीं होता, यानी कि इन्हें हम टच नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। इनका कोई आंतरिक मूल्य कुछ नहीं होता, किंतु इनका मूल्य स्वामित्व व कब्जे के द्वारा प्रदत्त अधिकारों से प्राप्त होता है। जैसे ट्रेडमार्क, ठीक है, ट्रेडमार्क चलता है, कॉपीराइट है, जैसे किसी ने कोई गाना गाया, संगीत बनाया, तो उसका कॉपीराइट होता है कि वो उसी व्यक्ति के पास रहेगा, क्योंकि हम उसे छू नहीं सकते, इसलिए अमूर्त कहते हैं। तो हम इसका केवल अनुभव कर सकते हैं, इसे छू नहीं सकते। कॉपीराइट हो गया आपका, पेटेंट हो गया, व्यापारिक चिन्ह हो गए, जैसे एप्पल का व्यापारिक चिन्ह है, ठीक है। इसी तरह इन्हें हम कहते हैं अमूर्त परिसंपत्ति। और जो हमारा तीसरा प्रकार होता है वो होता है वित्तीय परिसंपत्ति, फाइनेंशियल असेट, ठीक है। तो मूर्त संपत्ति तथा अमूर्त संपत्तियों के अतिरिक्त वित्तीय रूप से मूल्यवान वस्तु, यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो मूर्त भी नहीं होती, अमूर्त भी नहीं होती, उनके अलावा फाइनेंशियल रूप से क्या होती हैं, मूल्यवान वस्तुएं, जैसे मुद्रा, रुपया हो गया, ठीक है, रुपया क्या हो गया, फाइनेंशियल परिसंपत्ति हो गया। बैंक खाते क्या हो गए, फाइनेंशियल परिसंपत्ति हो गए। बॉन्ड क्या हो गया, फाइनेंशियल परिसंपत्ति हो गया। प्रतिभूति शेयर
ये सब क्या हो गए, वित्तीय परिसंपत्ति हो गई। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपके लिए परिसंपत्ति को समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आज हमने 5 टर्मिनोलॉजी को देखा है दोस्तों। सबसे पहले एक्टिविटी रेट को देखा था, उसके बाद एमोटाइजेशन को देखा था, उसके बाद कृषि श्रमिक को देखा था, उसके बाद विवाचन को देखा था, और उसके बाद परिसंपत्ति को देखा था दोस्तों। अगर आपके लिए दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों। तो हम कुछ नई अवधारणाओं के साथ, नई शब्दावलियों के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।